गांव में सविता अपने परिवार के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही सुंदर थी, साथ ही उसका व्यवहार भी बहुत शांत था। वो रोज सुबह गांव के मंदिर में जाकर पूजा किया करती और उसी गांव में रहने वाला संजय उसे रोज मंदिर में आते जाते देखा करता। एक रोज वो उससे रास्ता रोक कर कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है सविता। ऐसी भी क्या बात करनी है तुम्हें? और तुम मुझे ऐसे रोज रोज क्यों घूरने आ जाते हो रोज? यानी तुम जानती थी कि मैं तुम्हें देखता हूँ। अब तुम मुद्दे की बात पर आओगे या मैं घर जाऊँ? नहीं नहीं, मुझे ये कहना था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, प्यार करने लगा हूँ तुमसे। उसकी ये बात सुनकर सविता शर्मा कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके दिल में भी संजय के लिए कहीं न कहीं वही एहसास थे जो कि संजय के दिल में उसके लिए। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं और उनके बीच में प्यार बढ़ता जाता है। दोनों अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बताते हैं तो उनके माता पिता उनकी शादी के खिलाफ होते हैं। ऐसे में दोनों परेशान हो जाते हैं। संजय, अब हमारा क्या होगा? क्या हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे? ऐसा मत कहो सविता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं भी तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अपने माता पिता के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? अगर हमें साथ रहना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम भागकर शादी कर लेते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो भला? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार शादी हो जाने के बाद हमारे माता पिता किसी और से हमारी शादी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी बात मानो, यही सही है। सविता संजय से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो उसकी बात मान जाती है और दोनों भागकर शादी कर लेती हैं। ये बात जब उनके घर वालों और गांव वालों को पता चलती है तो वो उन्हें अपनाने की जगह उन्हें गांव से निकाल देते हैं। दोनों दुखी होकर दूसरे गांव में एक टूटे फूटे मकान में किराए पर रहना शुरू कर देते हैं। सुनो, जल्दी ही हमें कोई काम ढूंढना होगा, वरना हमारा गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हमारे पास जो पैसे थे वो इस घर के किराए में चले गए हैं। हाँ, मैं समझता हूँ हमारे साथ रहने के फैसले के कारण ये सब हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करो और हिम्मत रखो, मैं जल्द ही कोई काम ढूंढ लूंगा। हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अगले दिन संजय गांव में काम की तलाश में निकल जाता है। कड़ी दोपहरी में भटकने के बाद उसे एक राशन की दुकान पर काम मिल जाता है। अब संजय रोज मेहनत से दुकान पर काम करता। लगभग 1 महीना बीत चुका था। ऐसे में संजय की जो पगार आती है वो घर के किराए और राशन में खर्च हो जाया करती है। ऐसे में सविता अपने पति का हाथ बटाने के लिए पकोड़े बनाकर बाजार में बेचना शुरू करती है। गरम गरम पकोड़े खाओ, आलू प्याज गोभी के पकोड़े, गर्मा गरम पकोड़े खाओ। अरे वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है पकोड़ों की। जरा एक प्लेट प्याज के पकोड़े देना। जी जी भाई साहब, अभी देती हूँ। बस पहले दिन के हिसाब से सविता के बनाए पकोड़ों की ज्यादा बिक्री नहीं होती और शाम होते ही वो ठेला लेकर घर पहुँचती है। कुछ ही देर में जब संजय घर लौटता है और मुंह हाथ धोकर खाना खाने बैठता है तो प्लेट में पकोड़ों को देखकर कहता है, तुमने आज खाने में पकोड़े भी बनाए हैं? नहीं, वो ये पकोड़े मैंने बेचने के लिए बनाए थे, लेकिन पहले ही दिन था इसलिए सारे बिके नहीं। इन्हें बर्बाद करने से अच्छा है इसे हम खा लेंगे। सविता, गरीबी के चलते मेरे साथ साथ तुम्हें भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो क्या हुआ संजय, वैसे भी पति का हर हालत में साथ देना ही तो पत्नी का धर्म है ना। अब खाना खा लीजिए, तो वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। अब बीतते समय के साथ जहाँ संजय दुकान में मेहनत करता तो वहीं सविता तरह तरह की पकोड़ी बनाकर बेचने लगती है और उसके स्वादिष्ट पकोड़े खाने के लिए अब लोगों की संख्या भी बढ़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब पकोड़े खाने के लिए उसके ठेले पर बहुत भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते बाजार में पकोड़े की दुकान लगाने वाली कांता को बहुत जलन होती है। देखो तो सही इस नासपीटी को, जब से इसने बाजार में पकोड़े बेचना शुरू किया है तब से इसके ठेले पर हमेशा ही भीड़ लगी रहती है और मेरी दुकान की तरफ तो लोग मुड़कर भी नहीं देखते। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। जलन के चलते अगले दिन जब सविता अपना ठेला लेकर पहुंचती है, कांता एक लाठी लेकर उसके ठेले को तहस नहस करने लगती है। हे भगवान, अरे ये तुम क्या कर रही हो? मेरे ठेले को क्यों तोड़ रही हो? मैं कहती हूँ हटो यहाँ से, हटो।
हटेगी तब तू यहाँ से। इस बाजार में ठेले वाले के लिए जगह नहीं है। अपना टूटा ठेला लेकर निकल यहाँ से। पर ऐसा क्यों? मैं तो इतनी मेहनत से ये काम कर रही हूँ, फिर तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? जाती है या ये सब सामान उठाकर फेंक दूं मैं? बाजार के सभी लोग सविता को घूर रहे थे। तभी वो अपना ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है और शाम को ये बात संजय को बताती है। यानी वो औरत तुम्हें बाजार में पकोड़े बेचने से मना कर रही है? हाँ, साथ ही ठेला भी तोड़ दिया, इसलिए उसकी मरम्मत भी करवानी पड़ेगी। यानी तुम फिर पकोड़े बेचने जाओगी? हाँ, बिल्कुल जाऊंगी। पकौड़े बेचने से ही तो थोड़े पैसे आ रहे हैं, और जो काम अच्छा चल रहा है मैं उसे किसी के कहने या मना करने से क्यों बंद कर दूं? लेकिन सविता, अगर उसने 2 बार ऐसा किया तो फिर? नहीं नहीं, रहने दो, तुम पकोड़े बेचने मत जाओ। अरे आप डरिए मत, क्योंकि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेहनत से कमा रही हूँ। सविता अगले दिन निडर होकर बाजार में पकोड़े बेचने जाती है। उसे फिर से बाजार में देखकर कांता हैरान हो जाती है। ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसे तो अच्छा सबक सिखाना ही होगा। सविता आवाज लगा लगा कर अपना काम कर रही थी। तभी कांता बाकी के दुकानदारों को भी अपने साथ ले आती है और अचानक ही सविता पर हमला कर उसे मारने लगती है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बाजार में आते जाते लोग सविता की ये हालत देख रहे थे। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। तो उधर राशन की दुकान पर संजय को सविता की चिंता सताने लगती है, तो वो तुरंत छुट्टी लेकर बाजार की ओर जाता है, जहाँ उसे सविता बहुत ही बुरी तरह घायल मिलती है और वो उसे अस्पताल लेकर जाता है और उसकी मरहम पट्टी करवाकर घर ले आता है। क्या हालत कर दी है उन्होंने तुम्हारी? ऐसी भी क्या दुश्मनी जो किसी की जान पर बनाए? पता नहीं, हम गरीबों के नसीब में इतने क्यों दुख लिखे हैं। कुछ ही दिनों में सविता घर पर रहती है। उसकी दवाइयों में बहुत खर्चा होता है, जिससे फिर से पैसों की तंगी होने लगती है। तो सविता ठान लेती है कि भले ही वो पकोड़े बेचने बाजार नहीं जाएगी, लेकिन घर बैठे ही पकोड़े जरूर बेचेगी। जिसके लिए वो पकोड़े बनाते हुए एक वीडियो बनाती है और उसे YouTube पर डाल देती है, जो कि बहुत वायरल होने लगती है। जिसके बाद वो अलग अलग तरह के पकोड़े बनाकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती, जिसके कारण उसकी बहुत चर्चा होने लगती है और कई लोग उसे अपने ढाबे में काम के लिए भी कहते हैं। लेकिन वो किसी के यहाँ काम ना करते हुए ऑनलाइन फूड वेबसाइट्स के जरिए लोगों तक अपने बनाए स्वादिष्ट पकोड़े बेचने लगती है, जिससे उसे फायदा भी होता है। सविता, डिलीवरी वाला बाहर खड़ा है, जल्दी पकोड़े ले आओ। जी बस हो गया, ये लीजिए। संजय डिलीवरी वालों को पकोड़े दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। इस तरह धीरे धीरे इस तरह गरीब पकोड़े वाली अपने बनाए स्वादिष्ट पकोड़ों के लिए पूरे गांव में चर्चित हो जाती है। ये खबर जब कांता के कानों में पड़ती है तो उसे और जलन होने लगती है, लेकिन इस बार भी वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। एक रोज पकोड़ों की बिक्री से आई कमाई से सविता घर में नया चूल्हा लाती है। आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई सविता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने हार नहीं मानी और काम करती गई। और इसमें मेरा साथ दिया है आपने, और वैसे भी ये तो अभी शुरुआत है। मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत लगन से काम करते हुए खुद को चर्चित किया है। भगवान बस ऐसी कृपा बनाए रखे हम पर। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने काम पर ध्यान देते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को पटरी पर ले आते हैं। तो वहीं गांव और आसपास के लोग सविता को गरीब पकोड़ी वाली के नाम से बुलाने लगते हैं, क्योंकि उसके बनाए तरह तरह के पकोड़े बहुत स्वादिष्ट थे।